हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ इस खबर की अगर शुरुआत करना चाहें, हम चाहेंगे कि आप इसकी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि मीमांसा करिए, और इस पर सकारात्मक तौर पर समालोचना ही मैं चाहूंगा, क्योंकि जब पार्टियां कुछ उठाती हैं, अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो आखिर क्या है ऐसा कि वो बार बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं और उसमें कहीं कुछ कमी रह जा रही है? निखिल, अभी आपने किरण रिजिजू का, जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका बाइट सुनाया है, तो उन्होंने तो यही सवाल पूछा है कि आखिर राहुल गांधी के ये हाइड्रोजन बम, एटम बम फुस क्यों हो जा रहे हैं? किसी बम में आज तक देश में कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ी? तो सवाल ये है कि ये सारे बम, ये सारे हाइड्रोजन बम सिर्फ मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट है। जो राहुल गांधी आज अगर ये हेडलाइन मैनेजमेंट को ही लेके हाइड्रोजन बम के नाम से पहले ट्वीट करते हैं और इसके बाद एच फाइल्स के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा राहुल गांधी के कि हरियाणा चुनाव के इतने साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद, अगर आप ये इस मुद्दे एच फाइल लेके आते हैं, और वो भी बिहार के कल के मतदान से एक दिन पहले, तो उसकी वजह क्या है? सवाल ये है कि अगर ये बात अगर इलेक्शन कमीशन को ही ले कि इनके जवाब को इलेक्शन कमीशन को देना है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको ये सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके, जब भी उनके ये वोटर लिस्ट डाला गया था, जिसको वो फर्जी बता रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 करोड़ के वोटर्स है हरियाणा में, तो कह रहे हैं उसमें 25 लाख फर्जी वोटर्स है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 8 में से 1 वोटर्स फर्जी है जी। तो अगर 8 वोटर्स फर्जी है, तो हरियाणा में कांग्रेस के 20,000 बीएलए क्या कर रहे हैं? हरियाणा के जो जिला अध्यक्ष होंगे, जिनको वो वोटर लिस्ट दिया गया होगा जिला बाढ़ में, क्या उन्होंने कभी इस बात की तस्दीक की? कभी इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये इतने सारे अर्जेंटीना के एक मॉडल के 25 वोट है यहाँ पे अलग अलग चेन से? क्या कभी वहाँ के पोलिंग एजेंट ने ये कभी शिकायत की कि हरियाणा के पोलिंग में इतने फर्जी वोट डाले गए हैं? 0। अगर हरियाणा में उस पोलिंग के समय में कोई एक शिकायत नहीं आती है, हरियाणा के अभी तक मामले में शायद, मैं जितना याद है मुझे, 50 के आसपास हाई कोर्ट में लंबित मामले हैं इस चुनाव से, तो आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? कि उनके सारे पोलिंग एजेंट बिक गए, उनके सारे नेता बिक गए, जहां वो इस तरह की बात साबित करने के लिए वोट चोरी की बात वो कह रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि हरियाणा के इलेक्शन की इस बड़ी हार पे क्या राहुल गांधी आज तक समीक्षा बैठक की है? एक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुनने में 1.5 साल लग गए हैं। तो गुटबाजी का आलम यह है, और आप आके यहाँ इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था। राहुल गांधी को ये सारे डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, मीडिया के सामने में देने का, और उसका एटम बम के नाम रख देने से शायद इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ जानती है। ठीक है अजय वर्मा, ये शायद बेहतर होता कि अगर इसको पहले इलेक्शन कमीशन को देते और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि भाई ये चीजें हैं जिसको हमने, जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, एफिडेविट पर हमने ये चीजें दे दी हैं और चोरी हो रही है, तो बेहतर होता। और दूसरा, कई एक सवाल उठ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत विस्तार से सुना होगा विनोद जी को भी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर वोट चोरी हो रहे थे तो आपके एजेंट्स क्या कर रहे थे? देखिए एंकर महोदय, मैं अभी अघोषित भाजपा प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था। विचारधाराओं से ही प्रवक्ता बनते हैं, विचारधाराओं से मैंने सच सुनना आपको ना। सुनिए, आप लोग आते ही जो सबसे पहले अटैक शुरू करते हैं, मुझे आपको पूरा समय मिला है कि राहुल गांधी का आपने सुना है, तो आप उस पर पॉइंट रखिए। मैंने बोला नहीं था। नहीं, आप घोषित करके क्या कहना चाहते हैं? देखिए एंकर साबित क्या करना चाहते हैं? सुनिए, आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, आप अपने पॉइंट रखिए ना इसमें। एंकर महोदय, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं अजय वर्मा जी, अगर आपसे कोई मतभेद है, किसी का कोई दूसरे मतभेद है, तो आप उसके ऊपर चलिए, मेरा क्यों मतभेद होता? मेरे तो सब प्यारे भाई हैं, लेकिन लोकतंत्र में भारत बाबा साहब का संविधान मुझको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो राइट देता है, वो आप छीन लेंगे? अगर इस देश में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ छीन लेंगे, तो मैं विनोद जी की बात का सम्मान मान लेता हूं कि छीन लेंगे, तो मैं नहीं बोलता हूं। मेरे को भी तो आप अभी कुछ भी बोलते रहे, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता रहा। तो कायदे में बड़े लोगों को, अच्छे लोगों को, सिंसियर लोगों को, समझदार लोगों को सुनना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं।
अब बीच में ही वो देखिए बेचैनी कहाँ होती है, पानी आग वहीं लगती है जहां सुगबुगाहट होती है, जहां धुआं होता है। ठीक सर, बात मेरा रखिए कहने अपनी। का मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार के 7.5 करोड़ वोटर और 13 करोड़ आबादी के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी, कि 2 दिन बाद बिहार में पोलिंग है और चोरी का इस तरह का सराहनीय प्रयास देश की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जनता कर रही है। एक एक घर में 100-100 वोट, एक एक लड़की 22 बार वोट डाल रही है, एक एक लड़की 9 बार वोट डाल रही है, एक घर में 241। ये उदाहरण कर्नाटक में भी दिए हमने, बनारस में भी दिए हमने, हरियाणा में भी दिया हमने, दिल्ली में भी दिए हमने। चुनाव आयोग ये अपना दायित्व है, लेकिन जब सैया बहे कोतवाल डर काहे का। देखिए अब उस प्रदेश में, बिहार प्रदेश का चुनाव है और राहुल जी जो दे रहे हैं, सरकार संज्ञान ले, चुनाव आयोग संज्ञान ले। चुनाव आयोग तो कहता है हम निष्पक्ष हैं और अजय वर्मा झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, हमें जेल भेज दें, उठा के हम राष्ट्रद्रोही कहला दें हमें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सारी दाल काली है। और दाल काली का नतीजा हमने एक सबूत दिखाए हैं। और हम आप कह रहे हैं कोर्ट चले जाइए और आप कहते हैं वहां चले जाइए। भाजपा के लोग, अभी माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू साहब तो केंद्र के मंत्री हैं, वो जनता के मंत्री हैं। भाजपा की जो सरकार है उनकी मंत्री का दायित्व देश हित हुआ करता है। किरण रिजिजू साहब डरिए मत, इतना घबराइए मत, इस कहानी को झूठी मत बताइए। अच्छा अजय वर्मा जी, मैं एक काउंटर सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपको ये ना लगे कि मैं बीच में एक जिज्ञासा आ रही है। आपने कहा कि आपने कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, हमको जेल भेज दो। ये बताइए इस पूरी प्रक्रिया में आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित है और कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने और लोगों ने मिलकर के उसके वोट चुरा लिए और वोटर्स ले लिए गए। तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है वही तो जाएगा। तो अदालत जाने से इतना डर क्यों रहे? और एसआईआर से लेकर बाकी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, तब आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं रखी थी वहां पर? देखिए मैंने आपको क्या बताया, ईडी और सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, उनका टारगेट केवल अपोजिशन के लोग या जितने भी भ्रष्टाचारी। आप ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का टारगेट कांग्रेस पार्टी है? कि नहीं, वो सब भाजपा में आके धुल के बिल्कुल वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। नहीं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर, इसमें सीबीआई ईडी की बात ही नहीं है। बात यह है कि आपको अदालत और सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। क्या अदालत पर आपको विश्वास नहीं है? अजीत पवार के खिलाफ 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री, ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण भाषण दे रहे थे कि 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मेरा सवाल क्या है, आपका जवाब क्या है? मेरा सवाल क्या, आपका जवाब क्या है? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं हमारी बातें नहीं सुनती है। संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी है, क्या वो न्यायपालिका की बात नहीं सुन रही है? और 4 तारीख को वही अजीत पवार भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में मोदी नामक पाउडर से धुल के आ गए और स्वच्छ हो गए, साफ हो गए। चलिए ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने जो याद करके आए सर, मुझे लग रहा है वही बोल रहे हैं। सर आप जो बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं। जो मेरा सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। जो लोग इस पूरी डिस्कशन को देख रहे होंगे वो सुन रहे होंगे। मैं ऋषि कुमार आपके पास आऊं। ऋषि कुमार, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ऋषि कुमार आपके पास आऊं, उससे पहले मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जाऊंगा। देना चाहता हूं कि जाग जाइए, जब है बहुत अंधियार। ठीक है सर, वो जगा रहे हैं राहुल गांधी जगा रहे हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छा, आप भी जगाइए। मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इनका खुला आरोप है कि ये एक व्यक्ति 22 बार वोट डाल रहा है और 25 लाख वोट चोरी हो गए। किस तरह से काउंटर करेंगे इनको? क्या आपको लग रहा है कि ये तो भाई बहुत सारे सबूत भी लेकर आए हैं? इनका कहना है कि 101% सबूत है हमारे पास। इस राहुल गांधी जी ने जो अपना प्रेजेंटेशन रखा, इसका नाम रखा एच फाइल जी। एच का फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा, इसका नाम है हिप्पोक्रेटिक फाइल्स। और कितनी बड़ी हिप्पोक्रेटिक फाइल्स है, एक एक करके बताता हूं। उन्होंने सवाल उठाए इलेक्टोरल रोल पर, तो सबसे बड़ा हिप्पोक्रेट जान ले कि इलेक्टोरल रोल 1980 मिस सोनिया, जो उस समय भारत की सिटीजन नहीं थी, पोलिंग स्टेशन 145 पे, सीरियल नंबर 238 पे इन्होंने वोट डाला था। ये पहला हिप्पोक्रेट। दूसरा हिप्पोक्रेट, ये सब कुछ बता करके ये बताना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ कमियां हैं और बहुत सारे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाकर के वोट करना चाहते हैं। इन दोनों का इलाज मोदी जी ने किया हुआ है एसआईआर के माध्यम से और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से। ये महाशय दोनों, ये पॉलिटिकल महाशय जो हैं, जिनको राजनीतिक सत्ता मिली है,
अपने खानदान से, वो महाशय SIR का भी विरोध करते हैं और वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी विरोध करते हैं। तीसरा, इन्होंने तीसरी बात कही कि सेना में 10% और 50% कुछ नहीं है, ये विदेशी डीप स्टेट के दलाल हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे शब्द यूज करना पड़ रहा है, बहुत अफसोस है। अफसोस इसलिए नहीं है कि मैं राहुल गांधी के लिए यूज कर रहा हूं, अफसोस इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुझे इस अफसोस के साथ इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि देश को जातियों में बांटना ये क्रिस्टोफर का मामला है, विदेश के डीप स्टेट के हाथ से प्लान किया हुई साजिश है, जिसके दम पर ये बार बार ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। देश में एक ऐसी नई एक अरब स्प्रिंग हुआ करती थी, उसी तरीके के एक नया जेनजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे देश का जेनजी सड़क पे आए और इन किसी तरीके से अराजकता देश में फैले और अराजकता फैला करके इनको सत्ता मिल जाए। क्योंकि डीप स्टेट विदेश का यही चाहता है, क्योंकि कोई भी डीप स्टेट या विदेशी ताकत ये नहीं चाहेगी कि एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी आज चौथी इकोनॉमी बन गई है, तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है और 2047 तक विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बनने का सपना लेकर के आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के लोगों की बात का यही जवाब दे सकते हैं। वर्मा जी हमारे दोस्त हैं, उनकी ड्यूटी है कांग्रेस को प्रोटेक्ट करना, वो करते रहे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर देश को यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी किस आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऋषि कुमार आपके पास आएंगे, उसके बाद अगले राउंड पर जाएंगे। ऋषि, ये समझना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब आया है? क्योंकि तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से भी चल रही। इसके पहले तो हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कह रहा था कि भाई एफिडेविट दीजिए, लिखकर अगर आपने कुछ कहना चाह रहे हैं तो एफिडेविट दीजिए, ताकि उसको अदालत के सामने रखा जा सके, या उसकी कम से कम जिसको कहते हैं कि ये हो सके कि आपने सच कहा है। देखिए, जहां तक आज के इस घटनाक्रम को देखते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल जो वर्जन है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अभी आने ही वाला है। लेकिन हरियाणा से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से हरियाणा इलेक्शन से संबंधित कुछ तथ्यों का तो जरूर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो वो तथ्य बताते हैं कि किस तरीके से इस पर जब चुनाव हुए तो वस्तुस्थिति क्या रही थी। जहां तक बात की जाए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की, तो करीब 4 लाख क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जरूर उस समय आए थे, लेकिन उसके बाद उस पर किसी भी तरीके का रिव्यू के लिए ना तो जिला निर्वाचन अधिकारी और ना ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य स्तर पर है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन यानी कि रिव्यू पिटीशन नहीं डाली गई। दूसरी बात यह कि इस पर जो सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से तमाम चुनाव आयोग से कुछ बातें निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि 123 तकरीबन इस मामले में पिटीशन है, और इन पिटीशन के दौरान जब कोई मैटर सब जुडिस होता है तो ऐसे में ये जो तमाम जानकारियां हैं वो सलाह दी गई है राहुल गांधी को कि वो हाई कोर्ट में दें, वो ज्यादा मुफीद रहेगा। रही बात इसमें कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको भी इंगित किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जिन जिन बातों को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया है उन सबको लेकर जो पिटीशन है वो बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें उन्हें अपने तथ्यों को रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब चाहे जैसे कि जीरो वाला जो मसला था चुनाव आयोग उसको साफ कर चुका है, तो किसी भी एड्रेस का अगर मकान नंबर 0 होता है तो उसका क्या वजह होती है, और एक बार फिर से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने रखा है। उसके लिए भी सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास घर ही नहीं है या ग्रामीण व्यवस्था में जिस तरीके से वहां पर एलोकेशन घरों का जो नंबर है वो नहीं होता है तो वहां पर 0 होता है। एक बार फिर से उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया जो कि उनके लिए अलग एक बात है, क्योंकि जानते हुए भी जबकि इस पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दे दी है तो ऐसा पक्ष उन्होंने क्यों रखा। और रही बात इन सब चीजों की, तो अभी जो हरियाणा से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है ये जिसमें कहा गया है कि इस पर विस्तार से जवाब जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जल्द ही आने वाला है। लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ बिंदुओं पर जरूर ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दे पहले ही रेक्टिफाई कर दिए गए हैं चुनाव आयोग ने उनको जवाब भी दे दिया है, और उस मुद्दे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग की हो ही चुकी है। अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से
चुनावों की घोषणा हुई थी, या पूरे देश में, यानी कि जो द्वितीय चरण में जो एसआईआर लागू हुआ था, उस समय भी तमाम प्रश्नों के जवाब थे, जो कि राहुल गांधी के तमाम जो शक करने वाले जो उनके मुद्दे हैं उनका जवाब था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो प्रक्रिया है हरियाणा में उसको लेकर रखा है, इस पर जवाब ठीक है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है। जो आपने कहा कि हरियाणा की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से ये उनकी जो इकाई है उसकी तरफ से जवाब आएगा, तो ये देखने की बात होगी। अगली एक बात मैं चाहता हूं कि एक राउंड और आप लोगों से बात कर सकूं, लेकिन ये निवेदन है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है लगभग। विनोद जी, आपके साथ हम शुरू करना चाहेंगे कि ये जो सेना पर सवाल उठाना, बार बार कहना 90%, 10%, ये इसको किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे का क्या नजरिया है? निखिल, मैं पहले थोड़ा ऋषिकेश में जोड़ दूं। मैंने भी पढ़ा है अभी जो चुनाव मुख्य अधिकारी का जो आया था उसमें कि लगभग 20,000 के आसपास इनके कांग्रेस पार्टी के बीएलए वहां पे हैं, और लगभग 17-18 हजार बीएलए जो है बिहार में भी है कांग्रेस पार्टी के। तो अगर आप देखिए कि 20,000 के जो उनके बीएलएज हैं उनके पास, उनके तरफ से एक भी ऐसे वोटर लिस्ट में फेक वोटर के लिए कोई भी रेक्टिफिकेशन के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं आया था। एक भी चुनाव वहां पे जिला चुनाव आयुक्त हैं उनके पास में एक भी शिकायत नहीं आई थी, जबकि उनके सामने में वो सारे वोटर लिस्ट होंगे। अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बिहार को प्रभावित करना चाह रहे हैं और हारने से पहले ये भूमिका बना रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या 17,000 आपके बीएलएज हैं वहां पे बिहार में, अगर आप महागठबंधन का जोड़ दीजिए पूरा तो कुल मिला के 70-75 हजार इनके बीएलएज होते हैं। और पूरे महागठबंधन से बिहार में ये फाइनल लिस्ट आने के बाद, एसआईआर के फाइनल लिस्ट आने के बाद, एक भी ऐसी शिकायत इलेक्शन कमीशन के, चाहे वो जिला निर्वाचन चुनाव आयुक्त हो या इलेक्शन कमीशन के, एक भी ऐसे लिस्ट में नहीं आए हैं। इसके बाद अगर राहुल गांधी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझा जा सकता है। कौशल जी डीप स्टेट की बात कर रहे थे, मैं तो डीप स्टेट की बात नहीं कहूंगा, लेकिन सीधे सीधे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप अगर पराक्रम पे, वीरों पे, किसी प्रोफेशनल्स के उसमें अगर आप जाति ढूंढने लगे हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके पास शायद इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो शशि थरूर ने बुक लिखी है कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो फैमिली बिजनेस है, तो आप सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अजय वर्मा जी, सीधा सवाल ये है, मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ये सेना में जाति ढूंढना, कहना 90%, कॉर्पोरेट में, न्यायपालिका में, एक सवाल सीधा ये बनता है कि इससे पहले तो आप, ये केवल 10 साल में तो हो नहीं गया, इससे पहले आप सत्ता में थे, तो 70 वर्षों में, 60 वर्षों में ये पहले कभी नहीं ढूंढा गया था, अब क्यों ऐसी वजह आ गई? देखिए, जान अटकी हुई है तोते में। चुनाव आयोग पे उठाते हैं क्वेश्चन, सवाल करते हैं, प्रवक्ता भाजपा के नेता बन जाते हैं, इनके प्रवक्ता बन जाते हैं, चूंकि इनकी कोई गलती नहीं। ये लोग, इनकी विचारधारा दूसरी है। जब चुनाव होता है हरियाणा का तो उस बलात्कारी राम रहीम को छोड़कर पैरोल दे देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब चुनाव है बिहार का तो उस बलात्कारी साहब के जो गुरु हैं, नाच करते थे जिनके साथ, बलात्कारी बाबा आसाराम को जमानत दे दी गई है। और रहा सवाल इसका कि जाइए चुनाव हथकंडे अपनाते हैं चूंकि जनता मुद्दों से इन्हें विरोध कर चुकी है। और रहा सवाल इनका, तो देखिए प्रज्वल देवन्ना को ये मजबूत करते हैं, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। अब मैं कहूंगा, मेरे दोस्त हैं कौशल जी, लेकिन एलओपी के लिए इतने गंदे घिनौने शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे, मैं इसकी निंदा करता हूं और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य हैं, तो इनकी विचारधारा से हमें कोई परहेज नहीं है। कट्टा मंगलसूत्र। सर, मैंने सवाल क्या पूछा? मैं बहुत देर से धैर्य से सुन रहा हूं कि आपका जवाब कहां पे आएगा उसमें। मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हैं सर आप? छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री इस स्तर की भाषाओं के मोहल्ले के छिछोरे लड़के, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि द लैंग्वेज ऑफ द सर, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। आपका, मैंने सवाल ये पूछा था, एक बार मैं फिर दोहरा दूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं पब्लिक के लिए दोहरा दूं, मैं पब्लिक के लिए दोहरा दूं कि मैंने सवाल ये पूछा था कि सेना में से लेकर के कॉर्पोरेट में, न्यायपालिका में, संवैधानिक संस्थाओं में, तमाम जगहों पर राहुल गांधी अगर 90% और 10% आबादी की बात करते हैं, तो क्या ये पिछले 5, 7, 10 वर्षों में आ गया है या इसके पहले भी था? आपका जवाब जो आ रहा है वो जनता ने सुना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, निखिल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये जो आपने एक आरोप लगाया कि ये डीप स्टेट के एजेंट हैं जी, वो बिल्कुल अजय वर्मा जी ने चूंकि मेरे से सवाल किया, तो सर जहां तक रही खून की दलाली का शब्द, कांग्रेस की भारत माँ ने
किसी प्रधानमंत्री के लिए ही दिया था तो क्षमा करें। ठीक, अब दूसरी चीज, दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज प्लीज, अजय जी प्लीज सर डिटेल मत करिए। अब आपकी बारी आई थी, आपने जवाब दिया नहीं। प्रोग्राम आपकी बारी आई थी अजय वर्मा जी, आपने जवाब दिया नहीं। अजय जी सुनिए तो, सही कहानी अजय सुनाई जी थी। प्लीज इस तरीके से अगर आप अनपढ़ राजा निखिल जी मुझे टाइम चाहिए होगा। अजय जी सुन तो लीजिए पहले। अजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मिश्रा बीजेपी के अजय जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सुन तो लीजिए। अजय जी दोबारा जवाब दे दीजिएगा ना। अच्छा सुनिए, आपने सेना में पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की। हमारा देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। 16 साल जवाहरलाल नेहरू, 11 साल इंदिरा माई, 5 साल राजीव पापा और 10 साल सोनिया माई ने पीछे से सरकार चलाई है। तब इन्हें देश को चलाने में दलित याद नहीं आया, आज इन्हें याद आ रहा है। दूसरी चीज, यो कहते हैं कि ये SIR और वोट हैक हो जाता है। जब इनके नेता उमर खालिद जैसे आतंकी को बेल दिलाने की बात करेंगे और फिर कहेंगे कि SIR में दिक्कत है, वोट चोरी हो रहा है और EVM हैक हो जाती है। सर अपनी पॉलिसी ठीक कीजिए। देश का नागरिक देश के लिए खड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं खड़ा है। लेकिन कांग्रेस को ये प्रूफ करना पड़ेगा वो देश के लिए है, वो एक परिवार के लिए नहीं है। आप लोग एक परिवार के लिए जान दे रहे हैं, समस्या यहां पर देश की जनता के लिए ये है और आप उसमें इधर उधर की बात कर रहे हैं। और जहां तक रही डीप स्टेट की बात, क्रिस्टोफर की पॉलिसी है और इनके जो सुपर बॉस है ना सैम पेत्रोदा, गंगाधर सैम पेत्रोदा जी, ये सब उनकी पॉलिसी है कि देश को जातियों में बांटो। जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है जिसमें माइनॉरिटी आते हैं, दलित आते हैं, OBC आते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करो और देश को कमजोर करो। और यही पॉलिसी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के ISPR ने अपनी वेबसाइट पे डाला था, जिसको मैंने दिखाया हुआ है। तो ये केवल और केवल देश को बांटना चाहते हैं। आज जो इकोनॉमी, हिंदू इकोनॉमी विश्व की चौथी इकोनॉमी बन चुकी है, मंदिर इकोनॉमी जो विश्व की चौथी इकोनॉमी बन रही है और पहली इकोनॉमी बनने का दावा कर रही है, उससे सब लोग थर्रा रहे हैं। चाहे वो क्रिस्टोफर हो, चाहे डीप स्टेट हो और चाहे डीप स्टेट के दल कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे लग रहा है एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। अब डिबेट को आगे इस तरह से आगे चलाया भी नहीं जा सकता और आप लोगों ने जो बातें रखी हैं वो सब जनता के बीच में है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बहुत शुक्रिया आपका, अजय वर्मा जी बहुत शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। ऋषि आपके पास दोबारा नहीं आ पाए, लेकिन दिन में हम और आगे आपसे इस पूरे विषय पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि आपका भी। तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल उठता है कि आखिर बार बार